जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इशू पर चर्चा करेंगे कि अल नीनो कैसे इंडिया के इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमें देखने को ये मिला है कि अल नीनो की वजह से लगातार हमें कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ने की संभावना है और इसके साथ साथ इसका एक इम्पैक्ट ये माना जा रहा है कि 2024 के नेशनल इलेक्शन पर भी दिखाई देगा। तो कैसे नेशनल इलेक्शन को ये प्रभावित करता है, क्या है अल नीनो, इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि करंट अफेयर्स बैच आधारशिला जो कि ओजांग का IAS एकेडमी लेकर आया है आप सभी के लिए, सितंबर और अक्टूबर की फ़ी 500 ओनली, जो कि कॉम्बो ऑफर चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कराएं आप सभी लोग अपने आप को इस बैच में, और इस बैच में एनरोल कराने के लिए आप सभी लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अल नीनो क्या फिनोमिना है, तो अल नीनो का जो फिनोमिना है वो मेनली हमारा जो डिफ़ाइन होता है वो प्रशांत महासागर में डिफ़ाइन होता है, प्रभावित होता है। अगर हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका है। तो क्या है साउथ अमेरिका, इन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है जिसका पश्चिमी तट, वहाँ पर एक ठंडी जलधारा सामान्य वर्षों में बहती है, नॉर्मल ईयर्स में हमें दिखाई देती है, जिसको हम पेरू जलधारा के नाम से भी जानते हैं, या पेरू जलधारा, जो कि पेरू देश के किनारे बहती है। जब ये सामान्य स्थिति में यहाँ ठंडी जलधारा बहती है तो भारतीय मानसून को पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यानी कि भारत में जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है और अच्छी बारिश करता है। लेकिन यह स्थिति अगर उलट हो जाए अन्य वर्षों में, खास तौर पे उस वर्ष को अल नीनो वर्ष कहा जाता है, जैसे कि इस बार का जो वर्ष है वो हम अल नीनो वर्ष के रूप में देखते हैं, जब दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यानी कि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर अगर हम देखें तो जो पेरू जलधारा है वहाँ पर गर्म जलधाराएं जो कि मेनली कहाँ पर रहती हैं, जो कि मेनली भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहती हैं। जब भूमध्य रेखीय गर्म जलधाराएं किसका स्थान लेती हैं, यहाँ पर पेरू ठंडी जलधारा का स्थान ले लेती हैं, तब उस स्थिति में मानसून बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है, बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके कारण क्या होता है कि भारत में मानसून कमज़ोर होता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर हो जाता है और भारत में उस वर्ष रेन डेफिसिट देखने को मिलता है। और यही कारण है कि हमें इस बार ये घटना देखने को मिल रही है लगातार, और ये कहीं ना कहीं आने वाले नेशनल इलेक्शन जो कि अप्रैल मई 2024 में प्रस्तावित है उसको प्रभावित करेगी, क्योंकि अल नीनो का प्रभाव हमें मुख्यतः कहाँ दिखाई देगा, फूड इन्फ्लेशन पर दिखाई देगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर। यानी कि जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय कई क्षेत्र हैं, भारत की जो कृषि व्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, वो मानसून पर निर्भर करती है। और मानसून जब खराब आता है, रेनफॉल डेफिसिट होता है, तो यहाँ फूड इन्फ्लेशन में के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसकी सप्लाई आगे कैसे हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि रेनफॉल डेफिसिट पूरे अगस्त में इस बार हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से खरीफ की जो क्रॉप है वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। क्योंकि मेनली हम लोग देखते हैं कि जो खरीफ क्रॉप है उसको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइक जैसे धान है, धान की जो फसल है वो उसकी रोपाई कब होती है, जब अच्छी बारिश होती है उस समय। तो खरीफ क्रॉप जिसकी जून और जुलाई में मेनली रोपाई होती है उसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उसे काटा जाता है। लेकिन इस बार जो एक्सपीरियंस किया गया वो डेफिसिट इन रेनफॉल यानी कि वर्षा में कमी को दर्ज किया गया, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि जो रेनफॉल की कमी हुई उसकी वजह से वाटर लेवल भी, जो जलाशय हैं, झील हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, उनमें भी कमी आई। और ऐसे कई राज्य जो मेनली डिपेंड रहते हैं बारिश पर और बारिश से आने वाले पानी के रिजर्वॉयर पर, और जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा आगे आने वाले रबी क्रॉप पर भी हमें दिखाई देगा। रबी क्रॉप पर क्यों दिखाई देगा, उसका कारण है कि जब बारिश नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, अच्छी वर्षा नहीं होगी, तो जो रिजर्वॉयर हैं जल के, यानी कि जल को जो संचित करने वाले क्षेत्र हैं वो भी सूख जाएंगे, पोखर हो, तालाब हो, झील हो, वो सूखना शुरू हो जाएंगे, जिसका उपयोग रबी क्रॉप में
नहीं हो पाएगा, यानी कि जल की उपलब्धता रबी क्रॉप के लिए भी नहीं बनेगी। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेहूँ, सरसों, दाल, ऐसे कुछ अदर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो रबी क्रॉप में आते हैं, रबी फसलों में आते हैं, और उनके लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति मानसून ही करता है, जिसका पानी स्टोर करके जलीय क्षेत्रों में रखा जाता है या अंडरग्राउंड जो वाटर रिजर्व और होते हैं उनमें सुरक्षित रहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यानी कि खरीफ की जो क्रॉप है वो तो प्रभावित होगी ही, उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में अल नीनो ने प्रभावित किया है रबी क्रॉप को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फिनोमिना को थोड़ा समझें कि कैसे इससे प्रभावित होगा, तो ये स्पष्ट है यहाँ पर कि जैसे कुछ राज्य, ऐसे राज्य मेनली खास तौर पर ऐसे राज्य जो वर्षा पर नहीं बल्कि वर्षा के पानी पर मुख्यतः निर्भर करते हैं, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है वो राज्य उसे इकट्ठा कर लेते हैं और फिर रबी की क्रॉप में या अन्य क्रॉप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, ऐसे राज्य जहां पर लोअर रिजर्वॉयर लेवल की वजह से यहाँ पानी का स्टॉक कम होगा और पानी कम होने के कारण फसल का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर कम होगा। अब सीधी सी बात है, जब फसल का उत्पादन कम होगा, कोई वस्तु बाज़ार में कम है तो उसकी डिमांड वैसे ही बनी रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, लेकिन कम प्रोडक्शन होने की वजह से, उसका स्टॉक कम होने की वजह से क्या है, सप्लाई चेन बिगड़ जाएगी, सप्लाई नहीं होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो फूड इन्फ्लेशन सीधे तौर पर बढ़ेगा। और जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं देश का जो राजनीतिक व्यवस्था है, खास तौर पे इलेक्शन टाइम पर देश की राजनीति यहाँ पर मुख्य रूप से प्रभावित होने वाली है। इसी फूड प्राइस में जो इंक्रीज़मेंट है या इंक्रीज़ होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वोटर, ये पास्ट इलेक्शंस में भी देखा गया है, मेनली जो पास्ट इलेक्शंस हुए हैं उनमें ही, पहले भी इलेक्शंस में ये देखा गया है कि वोटर का मूड कहीं ना कहीं लोअर फूड प्राइस को लेकर भी दिखाई देता है। यानी कि जो फूड प्राइस है उसको लेकर भी वोट माइंड सेट होता है। यानी कि वोटर अपना जब वोट डालते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे फूड प्राइस उसको मिल रहा है, यानी कि वस्तु महंगाई कितनी है, महंगाई को देखते हुए वो वोट डालता है। तो यानी कि अल नीनो यहाँ पर पोटेंशियल फूड इन्फ्लेशन और मोदी गवर्नमेंट के लिए एक रिस्क बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं। दूसरा, जब महंगाई ज़्यादा होगी तो वोटर्स के बीच में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, जिसकी वजह से सरकार के वोट बैंक में कमी हो सकती है, और इन्फ्लेशन तो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर सरकार ने एक कदम अभी हाल ही में उठाया भी था, जिसको हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड को बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था। यानी कि एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के लिए क्या किया कि ड्यूटी को इम्पोज किया था, हैवी ड्यूटी को इम्पोज किया था, ताकि स्टॉक सरकार अपने पास रख सके, बड़े पैमाने पर स्टॉक को सरकार अपने पास निश्चित रूप से रख सके, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो सप्लाई है उसको बरकरार रखा जा सके और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझा कि कैसे अल नीनो एक जो क्लाइमेटिक फिनोमिना है वो भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसका सीधा सा इम्पैक्ट मॉनसून पर पड़ता है और मॉनसून से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर पड़ रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आधारशिला बैच में अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। जय हिंद।